लेकिन देश के लिए बजट के अंदर क्या रहा, देश इसे अपने साथ कैसे जोड़कर देखे। क्या हम वाकई में कर्ज में जा रहे हैं? क्या देश के लिए ब्याज भुगतान बड़ी चुनौती बन गया है? क्या देश के ऊपर कर्ज इतना बढ़ गया है कि उसकी आधी से अधिक जीडीपी केवल कर्ज तले दबी है? ये सारी बातें समझने के लिए बजट डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखना जरूरी होता है। आज के सेशन में चलते हुए बताएंगे कि इस बार का बजट भी घाटे का बजट कैसे है। घाटे का मतलब सरकार खर्च ज्यादा कर रही है, कमा कम रही है। परिणाम क्या होता है? सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज से क्या होता है? आज देश का 55% से अधिक जीडीपी का हिस्सा कर्ज में है। यानी हमारा देश चल रहा है, लेकिन उसमें आधे से अधिक हमारी जीडीपी का हिस्सा कर्ज पर चल रहा है। कर्ज के चलते ब्याज भुगतान हमारी बड़ी चुनौती बना हुआ है और हमारे रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में बड़ा रोल प्ले कर रहा है ब्याज भुगतान। सरकार का बड़ा टास्क है कि हम कैसे अपने कर्ज को कम करें। हर साल का टारगेट है। और दूसरा यह टारगेट है कि हम इस कर्ज के साथ साथ ब्याज के भुगतान को कम कैसे करते हुए लाएं, जो आपको बजट में नजर आएगा। एक सरकार ने बताया है कि हमारे इस बजट में जो हमारी कमाई है वो कहां से आएगी। तो देखो, आप देख करके आश्चर्य करोगे। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपके दिमाग खुल जाएगा एकदम। कुल 53 लाख करोड़ रुपए का बजट है देश का। उसमें से 24%, 53 लाख करोड़ का सीधा सीधा 4 का भाग देकर के लगभग 12 चौक 48, 15, 13 लाख करोड़ के आसपास का अगर आप बात करें, 12-13 लाख है ना। तो ऐसे में 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो बजट है ना, सरकार का केवल बोरोइंग्स पर है। यानी कि बजट को बनाया गया है, उसमें पहले बड़ा हिस्सा कर्ज का है कि हम भैया पैसा कहां से आएगा? कर्जा लेंगे साहब। कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? बड़ा सवाल है। आपके दिमाग में यह नंबर जरूर चलना चाहिए। सरकार की कमाई के 2/3 1/4 जो साधन है वो केवल कर्ज है, और 3/4 जो साधन है, 3/4 में कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, इनकम टैक्सेशन है, कस्टम्स है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है। आप अगर नोटिस करें तो सरकार की कमाई का 2% नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। बाकी अधिकांश टैक्स का चक्कर, अधिकांश पैसा सरकार टैक्स से आपके ऊपर लगाए हुए कर से कमाती है, और उसके बाद जो बचे हुए पैसे की जरूरत है वो कर्ज से निकालकर लाती है। सरकार कर्ज कहां से लेती है? आपके सामने विकल्प बताऊंगा आगे चल करके भी, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि वो आपसे भी कर्ज लेती है और विदेशों से भी कर्ज लेती है। आइए, सेकंड पॉइंट है कि सर पैसा गया कहां? सरकार के 1 रुपए के खर्च में अधिकांश हिस्सा कहां गया? फिर से इस पूरे की पूरे हिस्से को अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार ने 24% अपने पैसे का सोर्स कर्जा लिया था, और सरकार अपने कुल कमाई का 20% केवल ब्याज के भुगतान पर खर्च कर रही है। यह जो स्थिति है ना, 24% कुल बजट का कर्ज में और 20% अपने कुल बजट का ब्याज में जा रहा है, इससे बुरी स्थिति देश के लिए नहीं हो सकती। इसी से देश को निपटना होता है। हर बजट की जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो ये कि भाई ये वो वाले लोग जैसे होता है ना कि साहब क्रेडिट कार्ड के ऊपर जी रहे हैं ये लोग। इस बार एक क्रेडिट कार्ड से पैसा ड्रॉ किया, दूसरे का बिल भरा, आगे से आगे लूप में फंसे हुए हैं। मात्र सरकार 4% ही गेन कर पा रही है कर्ज से। बाकी जितना कर्ज ले रही है वो ब्याज भुगतान में ज्यादा जा रहा है। देश के लिए यह चिंता का विषय होता है। सरकार इसी को ही टैकल करने की पूरी मेहनत करती है, लेकिन वही वाली बात है, घाटे का बजट जो पेश करते हो तो इसमें दिक्कत होती है। अब इस घाटे के बजट में भी आपके दिमाग में चिंता है, यार इतना भी पैसा कहां खर्च कर देती है सरकार, तो उसको ब्याज देना पड़ रहा है। इसके पीछे भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि सरकार के दिक्कत कहां पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहां दिक्कत आती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे आप घने बुद्धिजीवी हो गए जो आपको पता है कि सरकार कहां बजट में गड़बड़ कर देती है। ये स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को डे 1 से पता होती है। तो मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, एक विद्यार्थी हूं इकोनॉमिक्स का, पढ़ता हूं आपके सामने, उसका विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सरकार जो कमा के लाई है, 53 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, उसमें से 22% हिस्सा वो स्टेट को दे देती है। वाह, सरकार कितनी अच्छी है। देखा, 22% हिस्सा तो सरकार स्टेट को दे देती है। नहीं, कोई आसान नहीं करती। आज सरकार कमाती भी तो स्टेट से है ना। स्टेट के जीएसटी में, स्टेट के टैक्स में सरकार अपना हिस्सा रखती है। जब अपना हिस्सा रखती है तो देना पड़ेगा भाई स्टेट को। आपने इतनी सारी योजनाओं में भागीदार बना दिया, अभी मनरेगा के अंदर भी आपने स्टेट को बोल दिया कि आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जब स्टेट सरकार को योजना लागू करे और स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी डाल दे कि तुम्हें खर्चना पड़ेगा, तो सरकार स्टेट को पैसा भी देकर चलती है जो उसने उन्हीं के टैक्स से वसूला है। इसलिए जब आप टैक्सेशन पढ़ते हैं तो 3 तरह का टैक्स होता है, स्टेट टैक्स, केंद्र का टैक्स, और दोनों का मिलाकर के कंबाइंड इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स से समझिए कि भुगतान है जो सरकार करती है। आइए, लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। यहां पर मैंने आपके सामने एक लिस्ट को बनाकर प्रस्तुत किया कि 24 पैसा आया था ब्याज में और यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर हमने 20 पैसा खर्च किया। अब ये जो बजट के ऊपर खर्चा है, इसमें से डिफेंस के ऊपर हम 11 पैसा खर्च करने जा रहे हैं इस बार का, यानी 1 रुपए का अगर बजट बने तो उसमें से 11 पैसा इस बार डिफेंस पर। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से और ऑब्जर्व करिएगा। जब हम पैसा खर्चने की बात कर रहे हैं तो हमने स्टेट को तो सबसे ज्यादा पैसा दिया, सेकंड नंबर पर हमने इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्चा किया, थर्ड नंबर पर हमने सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स पर खर्चा किया, उसके बाद में जो फोर्थ लार्जेस्ट खर्चा है वो हमारा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि राज्यों के बहाने होने वाली है। उसके बाद में जो हमारा चौथे नंबर पर जो है वो हमारा डिफेंस है, यानी डिफेंस पर हमारा सबसे बड़ा बजट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में डिफेंस का बजट 15% बढ़ गया। ये ही जनरली चाहते हैं दुनिया के देश। उन्हें यह मतलब नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतेगा, हम किसके साथ हैं, ये तो आप और हमारा एंगेजमेंट है जो हम सोचते रहते हैं। विदेशी जो कंपनियां हैं ना, वो चाहती है कि इस देश ने डिफेंस बजट कितना बढ़ाया। दुनिया के देश भी आपका बजट देखते हैं, वो डिफेंस बजट इसलिए देखते हैं अब हम इनको क्या बेचेंगे, इनने इतना पैसा निकाल के रख लिया। ये वैसे है जैसे मुझे पता चल जाए कि आपने इतना पैसा इस पर्टिकुलर उत्पाद के लिए रखा है, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट हो गया, भाई साहब आपने तो रखा ही था ना, भाई साहब इसमें पैसा खर्च करिए। ये बिल्कुल उस तरह से अब देश अचानक 15% अपना ब्याज वो बढ़ा दे रहा है डिफेंस खर्च। इसका मतलब अभी आने वाले समय में हम अपने एयरफोर्स के लिए नए विमान की डील करने वाले हैं, हो सकता है कि हम कोई अच्छे वेपन्स और खरीदने जा रहे हो, तमाम चीजें तो वो यहां से दिख रही हैं, है ना। ऐसे ही जब रुपये कहां से आ रहा है उसमें अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो मेजर जो हमारा आय है वो कर्जा है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़ी कंपनियों पर लगता है, फिर इनकम टैक्स आप जैसे और हम जैसे लोग जो डायरेक्ट टैक्सेशन में भर रहे हैं वो, फिर जीएसटी 15 पैसा हमारा जीएसटी से आ रहा है, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10%। तो इस प्रकार से हमारा पैसा आता है। कुल बजट कितने रुपए का है, तो 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह से जो हम घाटे का बजट पेश करते हैं, क्यों, क्योंकि कर्जा ले रहे हो 24 पैसे का, 20 पैसा इंटरेस्ट भुगतान में कर दे रहे हो, यानी कि आपका कर्ज तो बना हुआ ही है। कर्ज बना हुआ है, इससे जानकर आश्चर्य यह होना चाहिए कि अगर हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन की है तो 4 ट्रिलियन में से लगभग 2.10 ट्रिलियन हमारे ऊपर कर्जा है। 55.6% का हमारा बजट एस्टिमेट है 26-27 का कि हमारा डेट इतना रहेगा। ये जो हर बार हम बोरोइंग लेते हैं इसमें इतना पैसा कर्ज का है। आप माथा पकड़ लेंगे, ओ माय गॉड ऐसा है। दुनिया के किसी भी देश को उठाकर अगर आप देखते हैं तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन आता है कि हर जीडीपी पर एक डेट होता है। उनकी ग्रोथ के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि कर्ज नहीं लोगे तो ग्रो कैसे करोगे। यह क्या लॉजिक हुआ, लॉजिक यह हुआ कि अगर मुझे मेरा घर बनाना है, मेरे पास लाख ही रुपए थे, तो लाख रुपए में हो सकता है कि मैं 6 महीने के अंदर इतना सा ही काम कर पाऊं। मैंने लाख रुपया कर्जा लिया, उसका ब्याज भुगतान किया, 2 लाख रुपए में एक बार में अपना धंधा शुरू करने लायक काम कर लिया, कोई दुकान खड़ी कर ली, तो कर्ज से काम आसान होता है। यह जनरली कर्ज की थॉट है। लेकिन अगर आपका ब्याज भुगतान आपके कर्ज पर लायबिलिटी बन जाए तो वो एक गलत सौदा होता है। सामान्यतः हर देश कर्ज यही सोचकर लेता है कि हम तो इससे ग्रोथ करेंगे, लेकिन भारत का केस विपरीत बनता जाता है, क्योंकि वो 24 पैसा कर्ज लेकर 20 पैसा अपने ब्याज भुगतान पर खर्च करता है। यानी कि कुल कर्ज लेने के बाद भी 4% ही पैसा ऐसा है जो कर्ज का हम अपने देश के विकास में यूज कर पाते हैं। अदरवाइज हम केवल इधर से हिला रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बस इतना ही खेल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाली योजना बनाकर चल रहे हैं। खैर साथियों, जब बजट आता है तो बजट में बताया जाता है, जैसे देखिए अब 2026 की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का बजट है। इसमें इतना खर्च होगा, इतनी कमाई होगी। तो जो हम खर्च करेंगे और जो कमाएंगे, इन सब की जानकारी भी हम अपने बजट में देते हैं। लेकिन पिछले साल भाई आप एकदम कट टू कट चलेंगे ये तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, कोई आकस्मिक घटना आ जाए। ऐसे में सरकार पिछले बजट का डेटा भी देती है कि सुनो पिछली बार जो हमारा एस्टिमेशन था ना वो रियल में यहां जाकर के लैंड हुआ, यानी कि बजट एस्टिमेटेड इतना था और एक्चुअल इतना था। तो आप 26-27 की बात कर रहे हैं, 26 की शुरुआत में 24-25 का जाकर के अब हमें एक्चुअल डेटा निकल के आया कि 24-25 में एक्चुअली हमारा रेवेन्यू 30 लाख करोड़ खर्च हुआ था, कैपिटल पर 16 लाख करोड़ खर्च हुआ था। ऐसे ही रेवेन्यू खर्च इतना हुआ था और आय इतनी हुई थी। तो इस प्रकार से हमें निकल कर आता है। एक कॉमन चर्चा जो आप देखकर निकाल सकते हैं वो ये, अगर आप रेवेन्यू का खर्च देखें और जो कैपिटल का खर्च देखें, देश के लिए जरूरी
जरूरी क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्यों जरूरी है? क्योंकि देश में निर्माण हो रहा है, वो नया पैसा कमा के देगा। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास 1 लाख रुपए की तनख्वाह आती है। 1 लाख रुपए की तनख्वाह में आपने केवल खाने में और घूमने में और अपने जरूरी काम करने में ही उस पैसे को खर्च कर दिया, तो जहां आप हैं वही बने रहेंगे। लेकिन आपने उस पैसे का कुछ इन्वेस्टमेंट करके पैसे को कमाई पर डाला होता, जिसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि पैसा से पैसा बने। आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया होता, आपने अपना स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कहीं भी इन्वेस्ट किया होता, तो आपके इन्वेस्टमेंट से एसेट में इन्वेस्ट किया होता, गोल्ड में किया होता, जहां भी किया होता, उससे अगर वो भी खाली टाइम में ग्रोथ करता जा रहा है, आपकी कमाई बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में देखा यह जाता है कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बड़ी मुसीबत होती है डेवलपिंग नेशंस की, कि वो खर्चा करते हैं रेवेन्यू पर, रिकरिंग लेवल पर, कि हमारी जनता को ही हम तनख्वाह दे रहे हैं, सब्सिडी बांट रहे हैं, यही खर्चा हमारा है। हम देश के विकास पर बड़ा चंक खर्च नहीं कर पाते, जो जरूरी है ताकि देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करे। इनका इंबैलेंस जो है ना, ये देश की एक बड़ी चुनौती बजट में बनकर आता है। एनीवे, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें कि टैक्स को लेकर के सरकार ने क्या ट्रेंड पाया, सरकार ने पाया कि साहब हमारी परसेंटेज की जीडीपी जो इस तरह से चल रही है, हम अपना ग्रॉस टैक्स जीडीपी का, अगर 4 ट्रिलियन की जीडीपी है तो हम उसका 11.2% तो जीडीपी का टैक्स ही रिसीव कर ले रहे हैं, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स 6.9% और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट मतलब पैसा आप इसे लिया गया लेकिन आपको नहीं बताया गया। जैसे आप अगर मेरा कोई कोर्स परचेज करते हैं, उस कोर्स की फीस असल में उतनी नहीं है, लेकिन हमने वो फीस बढ़ाकर आपसे इसलिए ली है ताकि उसमें से एक टैक्स का हिस्सा हम सरकार को भुगतान कर सकें कि लो माननी है, आपने 18% में पढ़ाई दे रखी है, लो जी भाई साहब 18% आप ले लो। तो आपको ही जेब से पैसा देना पड़ा, मेरे को आपने भुगतान किया, आपको लगा ये मास्टर कमा गया, लेकिन वास्तविकता में उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार, 1/5 हिस्सा सरकार ले गई। तो पड़ा आपकी जेब पर जोर, लेकिन वाया मुझे बनाया गया, इसलिए आप इसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। आपको गुनहगार मैं लगा, सरकार बची रही। उस तरह से बचकर के भी वो 4.3% ले जा रही है। जीएसटी उसका एक बड़ा नमूना है। वहीं दूसरी तरफ सरकार आपकी जेब से कि सुनो इतना कमाते हो, लाओ इतना पैसा तो मेरा है, इसमें तो इस टैक्स स्लैब में आते हो, वो जो सीधा वसूली होती है वो आपके डायरेक्ट टैक्सेशन में होती है। सरकार उसे फक्र से बताती है कि तुमसे इतना ले लिया मैंने। आप में से कई बार तो लोगों को यह लगता होगा कि यार जब हम गुलाम थे तब अंग्रेज भुगतते थे और अब सरकार भुगतती है, अंतर क्या है? बस अंतर यही है, आपने चुनकर भेजा है कि तुम ले लो हमसे, और वो लोग आपने चुने हुए नहीं थे। सरकारें चलती हमेशा आपकी ही कमाई से हैं, उन्हें आपसे ही लेना है और आपके लिए ही काम करना है। अभी फिलहाल के लिए कोई फिरंगी हम पर शासन नहीं कर रहा है, हमारे अपने हम पर कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हमारा हम पर हमारे लिए शासन है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है साहब। एनीवे, अब बात करें डेफिसिट के बारे में, तो देश के ऊपर जो कर्ज है परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, अभी जो 2024, 26, 27 का हमने टारगेट किया है वो 4.3% किया है। आप पूछेंगे अब ये क्या कहानी है साहब, डेफिसिट की क्या कहानी है? कर्ज तो 56% बता रहे थे, तो देखो डेफिसिट है तो ही तो कर्ज ले रहे हो ना। अगर घाटा नहीं होगा, डेफिसिट मतलब क्या, आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो हालांकि यहां पर आमदनी 50 पैसा खर्चा 54 पैसा ऐसा हो रहा है, तो 4% का जो डेफिसिट है इसको फुल करने के लिए आपको बोरोइंग लेनी पड़ती है। लेकिन बोरोइंग तो 4 रुपए की, 4 पैसे की ले रहे थे। आप अगर अभी नोटिस करेंगे तो 1 रुपया में 24 पैसा बोरोइंग था और 20 पैसा ब्याज भुगतान था। वो जो 4 पैसा है ना, वही तो डेफिसिट है। 4 पैसा ही हमने जो डेफिसिट के लिए लिया है वो ही आपने एक्चुअल कर्जा लिया, बाकी तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया। आप कहेंगे नहीं सर हम तो इतना कर्जा ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हो इंटरेस्ट चुकाने के लिए, ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। एनीवे, सरकार ने 2026-27 का जो बजट एस्टिमेट दिया वो 53,47,315 करोड़ का है, जिसमें एक तरफ सरकार लिखती है कि कमाएंगे कहां से और एक तरफ सरकार लिखती है कि खर्चेंगे कहां पर। तो यहां पर एक्सपेंडिचर का एक डेटा दिया गया, किस किस सेक्टर पर कितना खर्च होगा। एक विकसित अर्थव्यवस्था जब भी अपना बजट डिक्लेयर करती है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से ऑब्जर्व किया जाता है कि सरकार का विजन क्या है। इसलिए यहां पर आप जब इसको ध्यान से देखें तो ऑब्जर्व करें मेजर चंक क्या है, जो मैं आपको ब्रॉडली बता चुका हूं। इस बार बस आंकड़े देख लें, मैं शुरुआत में आपके सामने रख चुका हूं। आप सेक्टर स्पेसिफिक देख सकते हैं, डिफेंस में कितना है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना है, रूरल डेवलपमेंट में कितना है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने फिगर में निकल कर आती है। मेजर डिपार्टमेंट्स को इसमें कवर करने का प्रयास किया जाता है। बजट दिन की जो साड़ी होती है, ये असल मायने में उस क्षेत्र में जहां आपका प्रोडक्ट है उसे एक तरह का प्रमोशन देने के जैसा होता है, प्रचार करने जैसा होता है कि भाई देखिए देश का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने ये कपड़ा पहना, तो वो उस पर्टिकुलर जगह की एक पहचान बन जाता है। जैसे मैं आपको ना पिछली कुछ साड़ियों को एक बार नजर दिलाता हूं। मैं पिछले साल वाली साड़ी बस आपके सामने नहीं रख रहा हूं, ये आप बताएंगे कि ये कौन सी जगह की साड़ी है। लेकिन मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं आपके सामने। जैसे फुल बजट 2024 का जब आया, तब आंध्र प्रदेश की मंगलगिरी साड़ी पहनकर आपने बजट पेश किया था।
अंतरिम बजट जब 2024 का आया था तब बंगाल की कांथा साड़ी आपने पहनी थी। 2023 में आपने इलकम सिल्क और कसूरी साड़ी पहनी थी कर्नाटक की 2023 में। मेरा सवाल यह है कि 2024-2025 का जो बजट आया था, जो पिछले साल का जो बजट था, उसमें आपने जो ये प्रिंट पहना था, इसका नाम क्या है? ये बस आपका एक रिकॉल है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा ताकि आपको याद है या नहीं, उस पर